दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और आप सभी लोग उपस्थित हैं। मैं अनुराग दीक्षित पे उम्मीद करता हूं मेरी आवाज को मैं ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं। आपको कभी कभी ये लगने लगता होगा यार, क्लासेस 2-3 दिन के बाद मिलती हैं, कभी 4 दिन के बाद मिलती हैं यूट्यूब पर, एक रेगुलर इंटरवल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकेला आदमी हो, घर से 18 किलोमीटर आना इस स्मार्ट बोर्ड के लिए, वहां पर रिकॉर्ड करना, इसका किराया भाड़ा देना, अपना किराया भाड़ा लेना, उसके बाद सारा का सारा काम खुद करना, कंटेंट खुद बनाना, खुद टाइप करना, खुद अपलोड करना, खुद शॉर्ट काटना, खुद चीजें करना, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। खुद रिकॉर्ड करना, खुद लाइव करना, जो भी है ना, ये आपका अकेला भाई वन मैन आर्मी के रूप में इस वक्त काम कर रहा है। एप्लीकेशन पर जितना सारा काम, क्विज, पीडीएफ अपलोड, यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनाना, हर एक काम कर रहा हूँ। विश्वास करो, 24 घंटे मेरे पास कम पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में और ज्यादा घंटे होने चाहिए जिसपे मैं काम कर। इस कारण कभी कभी ये होता है कि आपको रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। बहुत जल्दी लोन लेने की बात चल रही है। लोन लेकर बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडियो को घर पे बना लूँ, तो फिर आपको रेगुलर क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो बहुत दूर आना जाना हो जाता है, फिर रिकॉर्ड करना हो जाता है, 6-6 घंटे पढ़ाना हो जाता है, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना हो जाता है, फिर उसके बाद ये सब करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद उसका काम हो जाता है। खैर, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 की शुरुआत करता हूं, और एसएससी सीजीएल में लेक्चर मॉक टेस्ट 5वें के बाद 6वें आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि दोनों एग्जाम में 80 से 90% इसी से आएगा, मेरी ये गारंटी। आप चाहो तो देख लेना। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे ढंग से, ठीक है। ये आपको अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न ये। चलिए बताइए। कह रहा है एक व्यापारी जो है 32% लाभ पर दालें बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इसे आप सक्सेसिव मेथड से कर लें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे 32% का जो मान होता है, अगर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखूं तो 8/25 होती है। यानी 32% लाभ पर दालें बेचने का मतलब जो चीज 25 की होगी उसे 8 के लाभ पर 33 की बेच रहा होगा, ठीक है। और जब वेट की बात होती है तो 20% कम वेट का यूज करता है। 20% का मतलब 5, 1/5। यानी जिसे अपने ग्राहक को 5 के रेशियो में वेट देना चाहिए, वो अपने ग्राहक को 1 कम यानी सिर्फ 4 के रेशियो में ही वेट देता है। 25 की चीज को 33 पर बेचता है और अपने ग्राहक को 5 के बदले में सिर्फ 4 के रेशियो में ही वेट देता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 से 5 बार ये कट जाएगा। इधर हो गया 5 चौको 20, और यहां पर आप देखोगे तो 33 एकम 33 हो जाएगा। यानी फाइनली हम देख पाएंगे कि 20 की चीज को 33 की बेच रहा है। मेरे प्यारे भाई, 20 की चीज को 33 की बेच रहा है तो 13 का मुनाफा कमा रहा है 20 पर, और 13/20 को अगर आप परसेंट में लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा कि 65% का उसे मुनाफा हुआ होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसका जो मुनाफा होगा वो 65% का होगा। ये एसएससी सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है। मैंने इस सेट में सभी एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको मैंने लिया। इसमें बनाने में भी बहुत समय लगता है भाई, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ये आपका सवाल नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का अच्छा एक क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद थी कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। चलिए पढ़ लीजिए। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो औसत है वो हमारे पास 706.5 मीटर स्क्वायर है, जिनके परिमाप 6 और 11 है। मतलब उन 2 समरूप त्रिभुजों के जो परिमाप है वो 6 और 11 है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में जो अंतर होगा उस अंतर का 20% क्या होगा, ये सवाल। तो अब आप एक बात को समझना, जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं उनके परिमाप का जो अनुपात होता है वही उनकी भुजाओं का होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इनकी भुजाओं का भी रेशियो होगा, S1 और S2। और अगर ये इनकी भुजाओं का रेशियो है तो इसका वर्ग करने पर इनके क्षेत्रफल का रेशियो मिलेगा। यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और भाई 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ये इनके क्षेत्रफलों का रेशियो मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, अगर इनके क्षेत्रफल का औसत 706.5 दिया है तो 706.5 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का औसत है, तो इनका जो टोटल होगा 1413 हो जाएगा। अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा, 706.5 का 2 गुना करूंगा तो 1413 इनके क्षेत्रफलों का योगफल हो जाएगा। यहां पर क्षेत्रफल का जो योग होगा वो 121 + 36 हो जाएगा, यानी 157 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 157 यूनिट का मान हमारे पास 1413 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
एक यूनिट का मान क्या होगा, 1413 बटे 157, 157 होगा, ठीक है, एक यूनिट का मान। अब कह रहा है इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंतर का 20%, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 121 में से 36 माइनस कर लेंगे, 85 का रेशियो आ जाएगा, और एक यूनिट का मान ये है, तो इसका अगर हम 85 निकाल लें तो ये इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अंतर आएगा, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अंतर का भी 20% हमें चाहिए थे, यानी इसका भी हमें 1/5वां हिस्सा चाहिए। तो सवाल तो देखो तो एक ही लाइन में हो जाएगा, बड़े आसान ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 17 बार में डिवाइड हो जाएगा, और अगर देखो तो इसकी इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 7 है। 9 सत्ते, अगर इसमें 9 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा, ये तो बात क्लियर हो रही है। 15 9 में 135, इससे कम ही रहेगा, यानी कि ये 9 बार में कट जाएगा। तो 17 गुणे 9 अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और 17 9 में कितना होता है, 153, 153 होता है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब होगा। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। चलो जी सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, पहले ये तो पढ़ लो। सवाल कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय में 750 लोग हैं, मतलब संकाय में महिला और पुरुष की संख्या जो है वो 750 है, जिसमें से 60% महिलाएं हैं, और महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है, और पुरुषों की औसत ऊंचाई जो है वो हमारी 168 है। तो विश्वविद्यालय के संकाय की औसत ऊंचाई क्या होगी, यानी सभी की औसत ऊंचाई क्या होगी। अब ये सवाल आप एलिगेशन से भी लगा सकते हो, इसको वेटेड एवरेज या डेविएशन का इस्तेमाल करके भी लगा सकते हो। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 60% महिलाएं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% पुरुष होंगे, वहां पर 40% मेल कैंडिडेट होगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो 60 और 40 का अगर रेशियो लेते हैं, फीमेल और मेल का अगर हम रेशियो लेते हैं, 60 और 40 का रेशियो लेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 3 और 2 का, करेक्ट है। आप बोलोगे यस सर। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है, 162 हो गई, और पुरुषों की औसत ऊंचाई जो है वो 168 है, तो 168 लिख ली। अब ये पूछ रहा था कि पूरे सभी 750 लोगों की औसत ऊंचाई क्या होगी, उनका जो है हाइट क्या होगी। तो इन्हीं दोनों में से मैं किसी एक को उनकी पूरे संकाय की औसत ऊंचाई मान लेता हूं। मान लो मैंने 162 मान लिया कि 162 होगी। अब 162 का 162 से डिफरेंस तो 0 होगा, 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 168 जो है वो 162 से ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6, और 6 का अंतर जो पड़ा उसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और इसका जो प्रभाव होगा वो इन सभी संकाय में कुल लोगों के अनुपात के बराबर होगा, जो 3 और 2 मिलकर कितना बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। तो 5 से अगर हम 12 को काटेंगे तो 2.4 होगा, और 162 प्लस 2.4 का मतलब कितना हो जाएगा, 164.4। उस पूरे विश्वविद्यालय में सभी लोगों की औसत ऊंचाई होगी 164.4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे आप लगा सकते थे, ये भी कोई कठिन बात नहीं थी। अगर आपको ये तरीका पता था तो मुझे लगता है कि इस सवाल को मुंह जवानी किया जा सकता था, ओरली किया जा सकता था। क्या कहते हो, किया जा सकता है ना। चलिए जी, ये सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB भुजा DC के समांतर है, और यह दिया गया है कि AB DC से बड़ी है। विकर्ण AC और BD O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। AO का मान दिया है, OB का मान दिया है, OC का मान दिया है, OD का मान दिया है। कह रहा है X के 2 वैल्यू हैं। X के कितने मान हैं, 2 मान हैं। कौन कौन से, X1 और X2। अभी कह रहा है x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर आपको बताना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना। समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं आपस में समांतर होती है, तो मान लीजिए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। यहाँ पे मैंने AB लिख लिया, और ये मैंने भुजा लिख ली CD। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, समांतर भुजाएं हो गई, और इसमें AB भुजा जो है वो CD भुजा से बड़ी हो गई, जैसा कि सवाल में दिया गया था। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु हो गया अपने पास O। अब यहां पर हमारे पास A से O तक की दूरी दी है, O से C तक की दूरी दी है, O से B तक की दूरी है, O से D तक की दूरी है। तो ऐसी जब समलंब में जब 2 विकर्ण एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं
तो मेरे प्यारे भाई कंडीशन क्या बनती है, आपको ये बात पता होगी। कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनेगी AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC जो बनेगी, AO अपॉन OC बनेगी, और उसके बाद कंडीशन क्या बनेगी, OB अपॉन OD बनती है, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये आपको पता होगी। OB अपॉन OD ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब AO की वैल्यू देखो जरा, AO की वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 15, क्या है 3x माइनस 15 है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। OC का मान कितना दिया है, x माइनस 5 दिया है, OC का मान x माइनस 5 दे दिया, बराबर। OB की वैल्यू कितनी दी है, x प्लस 9 दी है, OB का मान हमारे पास x प्लस 9 दिया है, और साथ ही साथ OD का मान कितना दिया है, OD का मान 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 5। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व मैं किस तरीके से करूंगा, जरा गौर से समझना। x के दो वैल्यू पॉसिबल है, और x की दो वैल्यू तब पॉसिबल होंगी जब मैं इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक द्विघात बनाऊंगा, तभी पॉसिबल होगी ना। तो मैं एक मान तो ऐसे ही निकालने की कोशिश करता हूं कि भाई यहां से अगर मैंने ऊपर से 3 कॉमन ले लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो x माइनस 5 ऊपर बचेगा जो कट जाएगा, तो 5 नहीं 15 यहां पर आ जाएगा, और इधर हमारे पास x प्लस 9 बचेगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो x का एक मान तो हमें पता चल गया कि 6 होगा, x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन दूसरा मान x का कैसे आएगा, इस बात को समझ लेते हैं। दूसरा मान हमारे पास तब आएगा x का जब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सवाल को सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास x का दूसरा मान आएगा, अदरवाइज फिर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए 5 का गुणा करते हैं, 5 नहीं 15x हो जाएगा, 15x माइनस में 75 यानी 75 हो गया। इधर अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 45 और माइनस का 5x और प्लस का 9x हो जाएगा, यानी प्लस का 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 15 को इस तरफ ले आता हूं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर तो बना ही रहेगा, 15 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस का था तो माइनस का 11x मिलेगा। 75 जब इस तरफ आएगा तो प्लस 75 हो जाएगा, माइनस 45 और प्लस 75 की जो वैल्यू होगी वो प्लस 30 के बराबर होगी, बराबर में 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये द्विघात समीकरण बनेगा। अब इस द्विघात समीकरण में अगर देखें तो x के दो मान पॉसिबल हो जाएंगे, कौन कौन से, एक 5 आएगा और एक 6 आएगा, तो 6 आ ही चुका है। x का दूसरा मान यहां से क्या मिल जाएगा, x का दूसरा मान यहां से मिल जाएगा 5। x के दो मान पॉसिबल हो गए, एक 6 और एक 5। तो मेरे प्यारे भाई अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाएगा, और x2 यानी अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, तो 36 और 25 को जोड़ने पर अपने पास 61 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ कराया। ये एक सुंदर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है, और साथ साथ आपको यहाँ पर दिमाग भी दौड़ाने की जरूरत पड़ेगी कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है भाई। हो गया नोट, मतलब समझ लेना, नोट तो आप बाद में भी करते रहोगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, और यही पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड होगी, फिर उसके बाद टेलीग्राम पे होगी, ठीक है, और वीडियो लिंक के साथ होगी। चलिए अगला सवाल बताइए, ये सवाल ट्रिको का ये प्रश्न आपको देखना है और जवाब देना है कि क्या उत्तर आएगा। cos 25 माइनस साइन 65 है, नीचे हमारे पास cos 25 प्लस साइन 65 है, ऊपर माइनस साइन 65 है, नीचे हमारे पास प्लस साइन 65 है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इस सवाल का जो भी आंसर होगा, मान लो x है, इस सवाल का क्या आंसर आएगा, हमने सपोज कर लिया कि इसका आंसर x आएगा। तो अगर मैं इस बात को पलट कर लिख दूं कि cos 25 को ऊपर लिख लेता हूं प्लस साइन 65 के साथ, है ना, इसको मैंने ऊपर लिख लिया, और जो ऊपर वाली वैल्यू थी cos 25, ध्यान से सुनिएगा, cos 25 और माइनस साइन 65, इसको अगर हम नीचे लिख लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर पलट जाएगा तो 1/x होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर ऐसा होना तो चाहिए, मैंने कहा वेरी गुड, अभी मैंने केवल एज्यूम किया है। अब मैं इसी हिस्से में ये देख पा रहा हूं, इसी हिस्से में, कि अगर मैं इतने में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो काम बन जाएगा क्या अपना।
a प्लस बी है, नीचे a माइनस बी है, तो सब CND इसमें अप्लाई कर दोगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे, योगांतर निष्पत्ति को अप्लाई करोगे, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, cos 25, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, sin 65 हो जाएगा। अब cos और sin एक दूसरे में चेंज होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और इनके एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री बनना है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 1। तो अगर इसका मान 1 बन गया, तो 1 का अगर हम अपोजिट कभी करेंगे तो 1/1 जो होगा ना, तो वो भी तो 1 ही रहेगा ना। तो प्रश्न का जो उत्तर बनेगा फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, 1 ही बन जाएगा, और 1 का मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये एक अच्छा सवाल था, अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो ये एक बढ़िया सवाल है आपके पास सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, ये बताइए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए ध्यान से, बताइएगा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कह रहा है व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिल में 10% की कटौती करके देता है, उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये हालांकि ये बहुत बहुत घटिया सवाल है, 2002 SSC CGL प्री में पूछा गया था। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि मार्कअप, इसका मार्कअप और डिस्काउंट का जो रिजल्टेंट होता है AB रूल से, किससे, मार्कअप और डिस्काउंट का जो रिजल्ट होता है वही हमारे पास प्रॉफिट या लॉस को दिखाता है कि यही हमारा या तो प्रॉफिट बनता है या तो लॉस बनता है। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। अब 32% उसने मार्कअप किया यानी +32, और उस पर डिस्काउंट दिया 10% का, साथ में हो जाएगा 32 × 10/100। क्या हो जाएगा, 32 × 10/100। 32 से 10 माइनस कर लेंगे तो 22 हो जाएगा, और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा तो 3.2। तो 22 में जब हम 3.2 को घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी दशमलव के बाद उसमें 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दशमलव के बाद जो 8 है ना वो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन है हमारे पास ये 18.8, यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 18.8% का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ये प्लस में आया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, मार्कअप और डिस्काउंट का जो रिजल्ट होता है AB रूल से वही हमारा प्रॉफिट या लॉस दर्शाता है। क्लियर होगी बात, परफेक्ट। चलिए जी अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये देखिए, चलो जी पढ़ लो। CHSL 2024, प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं और इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनकी उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो 7 यूनिट है। वर्ग इकाइयों में उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो कॉमन हिस्सा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, समझना जरा। हमारे पास 2 सर्किल है, दोनों की रेडियस 7 यूनिट है। 2 सर्किल है बराबर बराबर, दोनों की रेडियस हमारे पास 7 यूनिट है। ठीक है, मान लो ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, दोनों की त्रिज्या 7 यूनिट है, ये भी 7 यूनिट है, ये भी 7 यूनिट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास ये बोला गया ना कि इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, ये वाली, ये जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, इसकी हमारे पास ये भी जो है ये भी 7 यूनिट ही दी हुई है। अब देखो जरा सवाल को, बात को ध्यान से समझना, कैसे इस सवाल को आप करोगे, कैसे इस सवाल को समझोगे। मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनो। हमें ये जो कॉमन हिस्सा है ये वाला, ये जो कॉमन हिस्सा है ना, इसका एरिया निकालना है। बस यही हिस्सा है ना जिसका एरिया निकालना है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। हम इस वाले डायग्राम को जो ऐसे हमारे पास बना है इसको फोकस कर लेते हैं, जिसमें हमारी ये जो है ये कॉर्ड दी थी। अब रेडियस 7 है, त्रिज्या 7 है, ये भी 7 हो जाएगी और कॉर्ड भी हमारे पास 7 हो जाएगी। तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इस त्रिज्य खंड के एरिया में से अगर इस समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं तो हमारे पास केवल इतना हिस्सा आ जाएगा, ये हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, इस हिस्से का आ जाएगा। और अगर हमारे पास एक इस हिस्से का क्षेत्रफल आ गया तो इसी का 2 गुना कर देंगे तो आधा इसका भी आ जाएगा, आएगा। अच्छा, अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr²। तो पाई की जगह पाई, r² का मतलब 7 का स्क्वायर 49 इंटू थीटा यानी 60 डिग्री बटे में 360। ठीक, अब उसमें हमको क्या घटाना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये हमारे पास कौन से हिस्से का क्षेत्रफल आ गया, ये हमारे पास इस हिस्से का क्षेत्रफल आ गया, जो कि आधा भाग हम मान के चल रहे थे इस हिस्से का। अब इसका अगर 2 गुना करते तो आंसर हो जाएगा, तो 2 गुना कर दीजिए इसका।
अंदर से 49 कॉमन होके बाहर आ जाएगा तो हमारे पास 98 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1/6 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हमारे पास पाई बचेगा और बटे में 1/6 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, √3/4 बचेगा। तो हमारे पास ये जो कॉमन एरिया था, जो यहाँ पर आपको कॉमन एरिया दिख रहा था, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। और एक इस ऑप्शन में लिखा है 98 π/6 - √3/4, π/6 - √3/4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़े आपके स्पष्ट, बड़े क्लियर होने चाहिए, तब तो आपका मामला बिल्कुल फिक्स होकर अच्छे से काम होगा। ठीक है, लीजिए भाई ये सवाल। ये देखो, ये एनटीपीसी का एक सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है, जिसको मैंने इसके जो क्वेश्चन कराए थे उसमें कराया भी हुआ है। ठीक है, बताइए, पढ़ के बताइए। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका आयतन दिया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है। यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर घुमाकर किया जाता है तो इस आयत का परिमाप क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे आयत का परिमाप पूछा है तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। करेक्ट है, यानी ये 2 का मल्टीपल तो होना चाहिए, 2 का मल्टीपल तो होना चाहिए। आयत का जो परिमाप होगा किसका मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये 2 का मल्टीपल हो भाई, हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसी संख्याएं हो जिसमें न्यूमरेटर कोई विषम संख्या और बटे में 2 हो, तो उस 2 से 2 कट जाएगा, फिर तो ऐसा जरूरी नहीं होगा ना। लेकिन परिमाप ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये कंफर्म है। करेक्ट। अब देखो जरा, अगर बेलन का आयतन दिया है तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और ये हमारे पास किसके बराबर दिया है, 4851 के बराबर दिया है, 4851 के बराबर दिया है। दूसरी बात, हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है जो कि क्या होता है 2πrh, और ये किसके बराबर दिया है, ये दिया है 462 के बराबर। बहुत ध्यान से सुनना भाई, 462 के बराबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो अपना कुछ ना कुछ काम तो सरल होगा। अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया, क्या सरल होगा कि पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक आर से आर खत्म हो जाएगा, एच से एच खत्म हो जाएगा। ठीक, 2 से हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 231 बार में। ऊपर सिर्फ आर बचा दिखाई दे रहा है। अब 231 से 4851 कितनी बार कटेगा, ये हमें सोचने की बात है। तो मैं क्या कह रहा हूं, उसको सोचने के लिए आपको दिमाग कैसे लगाना है। जैसे भाई 231 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो 2310 हो जाएगा, है ना। और 20 का गुणा कर लेते तो ये 4620 हो जाता है। कितने का गुणा कर लेते हैं, 20 का गुणा करते तो 4620 हो जाता। अभी भी 20 का गुणा करने के बाद भी अभी भी इससे कम है। इसकी इकाई में 1 है, इसकी इकाई में भी 1 है। अगर मैं इसी में 231 अगर और जोड़ूं तो देखो क्या हमारे पास 4851 बन रहा है। आप बोलोगे हाँ सर बन रहा है, तो 20 बार तो भाग हुआ और 231 जोड़ा, यानी ये 21 बार में इससे कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 21 बार में कट जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि उस बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 21 हो जाएगी। अब बेलन की त्रिज्या हमारे पास आ गई 21। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बेलन की त्रिज्या हमारे पास 21 आ गई। किसी वैल्यू में रख के इसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्या निकालने की, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें h निकालने की। क्यों, अभी बता रहा हूं। जैसे 2 की जगह 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया, r का मान 21 हो गया, h हमें निकालना है और ये हमारे पास 462 के बराबर में दिया हुआ। ठीक है, तो मैंने ये बोला 22 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 22 दूनी 44 हो जाएगा, यहां से बचेगा 2, 22 एकम 22 हो गया। 21 से ये 21 कट गया तो h का मान जो हो गया वो हमारे पास आ गया 7/2, यानी कि ये हमारे पास उस बेलन की ऊंचाई आ गई। अब ये बोला कि ये जो बेलन बना है ये एक आयत को, ध्यान से सुनना भैया, ये एक आयत को, ऐसे अगर मान लो हमारे पास एक आयत है, इस आयत को इसकी लंबाई के अनुसार, किसके, लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमाने पर बना। तो लंबाई तो हमारी फिक्स रहेगी, इसके अनुसार जब हम इसको घुमा देंगे तो ये हिस्सा हमारे पास जब आएगा तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा ऐसे। आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेलन की ऊंचाई जो होगी वो चाहिए होगी, बेलन की ऊंचाई हमारे पास जो चाहिए वो चाहिए होगी। और इसका ये वाला जो हिस्सा था आयत का, ये जब इधर घुमाया गया तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, यानी त्रिज्या चाहिए होगी, है ना। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो तो 7/2 आ गई, और बेलन की जो त्रिज्या होगी वो हमारे पास 21 आ गई। यानी हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों उसी फॉर्मेट में आ गए, 7/2 और 21। अब मान इसमें रख देना है तो 2 तो 2 रहेगा ही, ये हो जाएगा 7/2 और यहाँ पर हो जाएगा 21।
तो अगर हम इसमें 7/2 का 2 का गुणा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और इधर 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो 42 + 7 कितना बन जाएगा? 49 बन जाएगा। यानी उस आयत का परिमाप क्या बनेगा? 49 बन जाएगा। कहीं दिया है? हाँ, ऑप्शन नंबर ये दिया है। क्या बन जाएगा? 49। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको 3 स्टार क्वेश्चन कह सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिएगा बहुत अच्छे ढंग से। सवाल नंबर नेक्स्ट आइए। देखो, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस पे क्लिक करोगे, जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो सीधे टेलीग्राम पे आ जाओगे। किसी भी प्रकार का कोई भी बैच ज्वाइन करना, ये एप्लीकेशन का लिंक है। साथ ही साथ एप्लीकेशन पर इस पीडीएफ के साथ साथ अन्य तमाम भी पीडीएफ पड़ी हैं जो बिल्कुल फ्री हैं सभी के लिए। तो आप लोग सभी लोग एप्लीकेशन तो जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें स्टडी मटेरियल आपके लिए काफी मिल जाएगा। ठीक है, ये आइए, अब देखो ये सवाल, ये भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, एक जबरदस्त सा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश जरूर करोगे। पढ़ो भाई। अब देखो, क्या आपकी अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए। इस सवाल को करने के लिए आप इक्वेशन बनाने के लिए किस प्रकार का इस्तेमाल करते हो वो जरूर बता दो। ठीक है, एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 5 मीटर घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, लंबाई को 6 मीटर अगर घटा दिया जाए और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, 31 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाता है। अब कह रहा मूल आयत का परिमाप क्या होगा, मतलब जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये सवाल है आपके पास। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि जब कभी भी इक्वेशन बनानी हो तो जैसे लंबाई की बढ़ने की बात हो रही है, तो जब लंबाई के बढ़ने या घटने की बात हो तो उसको चौड़ाई के साथ लिखना विद साइन। लंबाई बढ़ रही है तो प्लस होगा, लेकिन लिखोगे किसके साथ? चौड़ाई के साथ, तो हो गया 6b। चौड़ाई 5 मीटर घट रही है मतलब माइनस हो रही, तो इसको लिखोगे लंबाई के साथ, यानी कि 5l के साथ लिखोगे लेकिन माइनस। दूसरी बात ध्यान से सुनना, इसके कारण एरिया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ा था, ये 7 तो लिखोगे ही लिखोगे। इन दोनों का 6 मीटर बढ़ोतरी का और 5 मीटर घटोतरी का जब आपस में गुणा करोगे तो माइनस का 30 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर 30 आएगा, याद कर लेना, वो 30 भी इसमें जोड़कर लिखोगे, यानी आप बोलोगे पहली इक्वेशन सर जो बनेगी वो 6b माइनस 5l बराबर 37 बनेगी। ये याद कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपका समय बचाएगा एग्जाम में बहुत ज्यादा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी कंडीशन में लंबाई घटा दी गई, लंबाई है तो किसके साथ लिखोगे? चौड़ाई के साथ। कितनी? 6 मीटर घटा दी गई, चौड़ाई के साथ लिखोगे। घटा दी गई लंबाई को तो माइनस साइन। चौड़ाई कितनी बढ़ा दी गई? 5 मीटर बढ़ा दी गई, चौड़ाई बढ़ाई गई 7 मीटर, चौड़ाई है तो किसके साथ लिखोगे? लंबाई के साथ 7l के साथ, बढ़ा दी गई तो प्लस साइन। कितने मीटर स्क्वायर इसका परिमाप बढ़ा था? 31, ये तो 31 लिखा ही जाएगा। माइनस 6 और 7 का गुणा होगा 42, वो भी इसके साथ जुड़ेगा, वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब इसको जोड़ोगे तो 73 हो जाएगा। यानी जो दो इक्वेशन बनाने में आप अलग अलग लिख के टाइम लेते हो ना, वो ऐसे बन जाएगी तुरंत के तुरंत, ठीक, रैंडमली। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से अपने पास 2l आ जाएगा और 73 + 37 110 हो जाएगा। 2l की वैल्यू 110 हो गई तो l का वैल्यू 55 हो गई, यानी लंबाई हमारे पास 55 आ गई। लंबाई 55 आ गई, किसी आयत की लंबाई 55 आ गई तो इक्वेशन में रख के हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। किसी में भी रख के चौड़ाई निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे? मान लो कि यहां वाले पर हम रख के चौड़ाई निकालते हैं, तो 6b 55 × 5 275, 275 इधर आके जब जुड़ेगा तो 37 में जुड़ जाएगा आके ना, तो 275 हमारे पास क्या होगा? 37 में जुड़ जाएगा आके 275। 25 जुड़ा 300 हो गया, प्लस 12 और बचा तो ये 312 हो गया, ये जुड़कर हो गया 312। अब b की वैल्यू क्या आएगी? 6 × 5 30, 6 दूनी 12, यानी परिमाप के लिए हमारे पास जो लंबाई और चौड़ाई चाहिए थी वो आ गई। लंबाई 55, चौड़ाई 52। अब चूंकि लंबाई परिमाप चाहिए था तो 2l + b यानी कि 55, 55 + 52, ये मिलकर हो गया कितना? 107, और 107 × 2 करेंगे तो परिमाप हमारे पास कितना आ जाएगा? 214 आ जाएगा, कि उस आयत का जो मूल परिमाप होगा वो कितना होगा? 214। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर। ये इक्वेशन बनाना जरूर सीख लेना, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा या तिबारा भी वीडियो आप देख सकते हो,
समस्या कोई नहीं है, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला क्वेश्चन है, जिसमें मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मेंसुरेशन की सारी क्लासेस आपको पढ़ाई थी, तो उसमें डिटेल में भी बताया था कि ये हमारे पास ये कैसे बनता है। तो उसको एक बार आप वीडियो देख लेना, या अभी रुको तो मैं आपको ये बता दूंगा चैनल खोल के कि कौन सा वीडियो और कहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप डिटेल में पढ़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में। चलो जी सीडीएस का ये क्वेश्चन बता दो आंसर में, ए बी सी डी ई और एफ, इसके बाद ये दिया हुआ है तो कौन सा संतुष्ट करेगा। तो भाई मैं एक काम करता हूं ना, मैं 2 3 6 9 12 18 का एलसीएम ले लेता हूं, बाद में झंझट करने का क्या मतलब। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 36, 2 से 36 18 बार, ए का मान 18, 3 से 36 12 बार, बी का मान 12 है, सी का मान 6, डी का मान 4, ई का मान 3, एफ का मान 2। जब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ के मान आ गए तो जो वैल्यू पूछ रहा था उसमें रख देंगे, खटाक से आंसर आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि जब आएगा तो हिम्मत नहीं होगी बच्चों को करने की, क्योंकि इतने बराबर के रेशियो दे रखे होते हैं। ए प्लस बी यानी 18 प्लस 12 हो गया 30। अब नीचे हमारे पास सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो 6 4 10 3 13, 13 और 2 15 हो जाएगा। 30/15 का मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन है तो बहुत 10 ही सेकंड के आसपास का, लेकिन है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। जब ऐसा क्वेश्चन सामने आता है ना तो बच्चों को बिल्कुल दिमाग एकदम ब्लंट हो जाता है कि अरे क्या करें, 2 या 3 रेशियो को बराबर करके ही देखा गया, इसमें 5 बराबर है। प्रोसेस वही होता है, करना वैसे ही होता है, लेकिन माइंड की क्षमता को आपको जांचना होगा कि डरना नहीं होता है। आओ भाई इस सवाल पर बताइए, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। IB ACIO, ग्रेड की स्पेलिंग सही कर लेना, JRADE होगा। ग्रेड 2 2023 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कौन कौन, ए और बी। शेष बचे हुए काम को ए बी और सी मिलकर 28 दिनों में पूरा करते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है यदि बी के द्वारा 6 दिनों में किया गया काम सी के द्वारा 9 दिनों में किए गए काम के बराबर है, तो ए अकेले 2/3 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेले 2/3 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे लोग इसमें झूल जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अच्छे लोग इस सवाल को नहीं कर पाओगे। आओ जरा ध्यान से सुनो कैसे होगा। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 54 दिन में होगा। 54 दिन में काम के बाद दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया, बोले हाँ सर। अब जो शेष बचा हुआ काम है, शेष बचा हुआ काम उसे ए बी सी मिलकर 28 दिन तक करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी अगर 12 दिन काम कर लिए हैं, 54 में से 12 दिन इन्होंने काम कर लिया, तो इनके 42 दिन का काम ही तो शेष बचा होगा। यानी ए प्लस बी के 42 दिन का काम शेष बचा होगा, जिसे तीनों ने मिलकर, ए बी और सी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर 28 दिन में किया है शेष काम को। ये किया है कि नहीं किया, आप बोलोगे हाँ सर ये किया। तो 14 3 42, 14 दूनी 28। यानी अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूं तो ए प्लस बी और अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, जो क्षमता आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3। यानी कि तीनों की क्षमता अगर 3 है तो ए बी की क्षमता हमारे पास 2 है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा क्लासिफाइड करके यहाँ पे लिख दूं कि हम ये ऐसे लिख देते हैं कि हमारे पास ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। तो सी की क्षमता 1 दिखाई देगी, ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास 2 दिखाई देगी। करेक्ट, अगर यहाँ से देख पा रहे हैं। ये बात ठीक लगी? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आगे ये कह रहा था कि बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम सी के द्वारा 9 दिन में किए गए काम के बराबर है। तो बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम सी के द्वारा अगर 9 दिन में किए गए काम के बराबर है, तो बी और सी की जो क्षमता का रेशियो होगा वो 3 और 2 का हो जाएगा। बी की क्षमता 3 होगी, सी की क्षमता 2 होगी। वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सी की क्षमता कितनी दिखाई दे रही है, सी की क्षमता हमको 2 नहीं 1 दिखाई दे रही है। कितनी दिखाई दे रही है, 1। तो इसको बराबर करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 का गुणा करता हूं तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। हो जाएगा 2 का गुणा? आप बोलोगे यस सर 2 का गुणा हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ए प्लस बी की कुल क्षमता हमारे पास 4 है, जिसमें बी की क्षमता हमारे पास 3 है। तो ए की क्षमता जो होगी हमारे पास, ए की एफिशिएंसी जो होगी वो 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें ए के द्वारा काम कराना था तो ए की एफिशिएंसी लेना जरूरी था, वो आ गई हमारे पास 1। क्लियर? अब ये कह रहा है कि
पूरे काम को 2/3। अब पूरा काम कितना है देखो जरा, पूरा काम है जिसे ए और बी मिलकर 54 दिन में करते हैं, तो ए और बी की क्षमता है 4 के हिसाब से 54 दिन में किया जाने वाला काम पूरा काम होगा, और इसका सिर्फ 2/3 हिस्सा करना है। 2/3 हिस्सा करना है, किसे करना था, ए को। ए की क्षमता कितनी है, ए है, तो जो समय लगेगा वही समय तो चाहिए हमको, और कुछ तो नहीं चाहिए। तो 3 से ये कट जाएगा 18 बार में, 18 चौको 72, 72 दूनी क्या हो जाएगा, 144 दिन का समय लगेगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 दिन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हालांकि इसमें मैंने लिख बहुत दिया है, इतना आपको लिखना नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको सही बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर बात। ये बताइए चलो जी, क्या कह रहा है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि अल्फा एक न्यून कोण है, तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक अल्फा का जो मान होगा वो 19 है, तो cos अल्फा का मान क्या होना चाहिए। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो अगर वहां से हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा -1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस का सेक अल्फा दिया ही था, ये बराबर हो गया 19 के, -1 वाला हिस्सा उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का सेक अल्फा, और जो 20 है इस तरफ जब आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, यानी ये सेक पर एक द्विघात बन जाएगा। किस पर द्विघात बन जाएगा, सेक पर द्विघात बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस सेक को अगर आप x मान लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 20। अब ये द्विघात सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, बस ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू दी है जिसका गुणा करने पर -20 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 5x होगा प्लस का 4x होगा माइनस का 20 होगा, बराबर 0 होगा। ये मैं यहाँ पर इसलिए इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कई बच्चों को द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, डायरेक्ट रूट निकालने वाली वीडियो आपने देखी नहीं होगी, तो आप भी ऐसे कर रहोगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। नहीं तो डायरेक्ट रूट निकल आते कि 5 होता और cos अल्फा का मान 1/5 हो जाता। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, ध्यान से समझ लो। x का यहाँ कॉमन ले लोगे, x -5 हो जाएगा, मैं अभी बता दूंगा कि कैसे होता है। 4 कॉमन लेंगे, x -5 यहाँ पे भी होगा, बराबर में 0 हो जाएगा, यानी x -5 को जब 0 के बराबर करोगे तो एक वैल्यू आएगी 5 और एक वैल्यू आएगी 4। ये x की 2 वैल्यू हो गई, और x क्या था, सेक अल्फा था। ठीक, अब समझना जरा, मैं आपको क्या कह रहा था कि इसका जो द्विघात समीकरण जो इस प्रकार का बनता है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको समझ लो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर आपके पास 0 दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, तो अगर x का गुणांक माइनस में है, x का गुणांक माइनस में है, इसका साइन चेंज कर देते हैं और कांस्टेंट वाले का साइन चेंज नहीं करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। जब यहां देखोगे तो 20 एकम 20 है, यानी 2 ऐसी संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 20 आए और घटाने पर x का जो गुणांक है वो 1 आ जाए। 2 ऐसी संख्या चाहिए थी जिनका गुणा करने पर 20 आए, घटाने पर 1 आ जाए, तो 5 और 4 होगी। जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखा करो, जो छोटी संख्या होती है उसको बाद में लिखा करो। ये 2 रूट हमारे पास डायरेक्टली आ जाते हैं, 5 और 4। माइनस वाला लेंगे नहीं, प्लस वाला ही लेंगे। तो अगर हम प्लस वाला रूट लेंगे तो सेक अल्फा जिसे हम x कह रहे थे उसका मान 5 हो जाएगा, तो यानी सेक अल्फा का मान अगर 5 हो गया तो cos अल्फा जो होगा, जो इसका अपोजिट होता है, वो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब ये सवाल जितनी देर में मैंने आपको बताया है, आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये सवाल करने में तकरीबन 30-35 सेकंड लग जाएंगे, अगर अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। अदरवाइज ये सवाल जो यहां से यहां तक समय लेकर मैंने आपको बताया फिर ये सिखाया, ये सवाल बमुश्किल 10 सेकंड या 15 सेकंड का होगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। ये गारंटी दोगे तो फिर आप एग्जाम में फिर ज्यादा चीजें कर नहीं पाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलो भाई, अगला प्रश्न। 2 समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं की पहचान कैसे होगी। समांतर रेखाओं की पहचान होती है कि इसमें x के गुणांक और y के गुणांक सेम होते हैं। 2 समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है। तो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके बीच का अंतर लिया जाता है बटे में रूट ऑफ जो x और y होते हैं उनके गुणांकों के वर्गों का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनका अंतर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9।
और बटे में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर वर्गमूल ले लेंगे। तो चूंकि मॉड लगा है तो मॉड माइनस को प्लस कर देगा, नीचे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा भाई 9/5 यूनिट। 9/5 यूनिट का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई क्या कह रहे हो? अरे बोलते जाना, कमेंट करते जाना, बताते जाना कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ये बताइए, कह रहा है एक साड़ी रुपए में थी। कितने रुपए में थी? रुपए में थी मतलब उसकी कीमत रुपए में थी। कहता है 6% का डिस्काउंट मिलने के बाद वो 564 की खरीदी गई। तो 6% का डिस्काउंट मिला होगा, इसका मतलब वो 94% पर बिकी होगी, और 94% का मान ये कह रहा है 564 के बराबर है, यानी इसका 6 गुना है ना? कितना है? 6 गुना। तो अगर 94 का 6 गुना 564 है, तो 100 का 6 गुना क्या होगा? 600 होगा। यानी कि इस साड़ी का अंकित मूल्य रहा होगा 600। 600 की चीज पर 6% का डिस्काउंट दिया तो 564 की बिके। करेक्ट। दूसरी साड़ी जो है वो 1% के डिस्काउंट पर 396 की है। तो 1% का डिस्काउंट जब आप दोगे तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 99% पर बिकी होगी। और उस 99% की कीमत कितनी है? 396। इसका 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना। तो अगर 99 का 4 गुना 396, तो 100 का 4 गुना क्या होगा? 100 का 4 गुना होगा 400 रुपए। यानी कि इस साड़ी की जो अंकित कीमत होगी, मार्क प्राइस होगा, वो 400। सवाल है दोनों वस्तुओं को एक ही लेन देन के रूप में लेने पर छूट का परसेंट क्या है? जब दोनों को एक साथ ऐसा करें तो डिस्काउंट कितने का होगा? तो देखो दोनों साड़ी की कुल मिलाकर अंकित कीमत कितनी हो जाएगी? 600 इसकी, 400 इसकी, यानी 1000 रुपए दोनों की अंकित कीमत हो जाएगी। इस पर डिस्काउंट कितना है? ये 600 की चीज थी, 6% का डिस्काउंट दिया, यानी पहली वाली वस्तु पर, पहली वाली साड़ी पर 36 रुपए का डिस्काउंट है। दूसरे वाले पर 400 की चीज थी, 1% का डिस्काउंट था, यानी इस पर सिर्फ 4 रुपए का डिस्काउंट है। तो 36 और 4 40 रुपए का डिस्काउंट होगा। कितने पर? 1000 पर। 40 1000 का सिर्फ 4% ही होता है। यानी कि कितने परसेंट का टोटल डिस्काउंट मिलेगा? अगर हम दोनों को एक साथ खरीदेंगे तो बोलोगे सर 4% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? है भाई? क्लियर है बात? परफेक्ट। ये सवाल देखिए, आ जाओ। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन कहा गया कि 2a प्लस 2b और प्लस c का मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा? भाई 3 वेरिएबल का एक समीकरण हमारे पास दिया है, तो मान लो हमने c को यहाँ पर 0 मान लिया। c अगर 0 हो गया, c को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा c 0 करने पर। ठीक है। दूसरी बात, अब 2a प्लस 2b का मान अगर 0 के बराबर हो रहा है, तो 2a प्लस 2b का मान 0 होने के बराबर का मतलब हो गया कि a का मान माइनस b के बराबर होगा। दो लेके कॉमन इधर हो जाएगा, तो a प्लस बी अगर 0 के बराबर होगा तो a का मान माइनस b के बराबर होगा। कंफर्म हो गया, a का मान माइनस b के बराबर होगा। यहाँ रखोगे a का मान माइनस b के बराबर, तो ये 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8b स्क्वायर। करेक्ट। नीचे क्या बनेगा? यहां पर देखना जरा, माइनस साइन है, a का मान माइनस b है, a का मान माइनस बी है। ध्यान से सुनना, माइनस बी ये हो गया, साथ में बी लगा था, ये माइनस इसको खत्म कर लेगा, नीचे भी 8b स्क्वायर आएगा, ऊपर भी 8b स्क्वायर है, नीचे भी 8b स्क्वायर है, खत्म होकर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 राइट आंसर। ठीक है। दिख तो रहा है यार अच्छे से, है? ऐसा मत कहिया करो। क्या कहते हो? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी का एक शानदार सा जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने डाला गया। क्या कह रहा है कि x की 12% x की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 83,853 हो जाती है। मतलब ये उसका अमाउंट है, मिश्र धन है। जबकि ब्याज की दर प्रति 10 माह पर संयोजित होती है, हर 10 महीने में कंक्लूड होती है। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, यानी जो हमारा मूलधन है वो क्या होगा। तो ध्यान से सुनना भैया, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको 12% दी थी वो वार्षिक दी थी, यानी 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो 10 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी। करेक्ट। हर 10 माह में संयुक्त हो रहा है, तो 10 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी वो तो हमारे पास 10% बनेगी ना। और 10% का मतलब होता है 1/10।
यानी 10 की चीज कितने पर जाएगी, 10 की चीज हो जाएगी 1 का इंटरेस्ट लेके 11 की, 1 साल में, यानी 10 महीने में। अच्छा, समय कितना दिया था, समय दिया 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का मतलब होता है 30 महीने, 30 मंथ। और 10-10 महीने के अगर इसमें पेयर देखेंगे तो कितने पेयर बनेंगे, तो आप बोलोगे 3 पेयर बनेंगे। यानी 10 की चीज जो 11 हो रही है, ऐसा कितनी बार होगा, तो 3 बार होगा, तो 3 बार हो गया, तो पावर हो गई 3। करेक्ट। 10 का क्यूब हो गया 1000 और 11 का क्यूब हो गया 1331। अब जो हमारे पास 1331, अब जो हमारे पास मिश्रधन दिया था, वो मिश्रधन दिया था 83,853, 83,853। अब हमारे पास जानते हो समस्या क्या है मेरे प्यारे भाई, समस्या हमारे पास ये है, समस्या नहीं है, समझने की बात है कि 1331 से इस वैल्यू को कैसे डिवाइड करें और फिर अपना आंसर लाएं, कैसे डिवाइड करें, यही हमारे पास सबसे बड़ा मेन टारगेट है, जिसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो सवाल तो आसान था, फिर सवाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं, देखो हमारे पास कोई भी आंसर जो है वो इंटीजर में, सारे के सारे आंसर इंटीजर में दिए हैं, कोई भी आंसर दशमलव में नहीं गया है, कोई भी आंसर दशमलव में गया है क्या, नहीं गया। मतलब अगर मैं इससे इसको जो डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसका 1000 में जब गुणा होगा तभी आंसर आएगा, और ये दशमलव में नहीं होगा क्योंकि आंसर दशमलव में नहीं है, ये कन्फर्म है बात। अच्छा, मान लो अगर हम ये कुछ बच्चे सोचे कि आपको ये कैसे पता है दशमलव में नहीं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो 83,853, 83 है ना, 853, 853, इसको डिवाइड करना है 1331 से और फिर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। मैं कह रहा हूं इसका डीएस लगा दो, नीचे की संख्या का डीएस हमारे पास 8 दिख रहा है, और जब नीचे 8 होता है तो ऊपर हमें सिर्फ 8 का गुणा होता है, बाकी नीचे का काम खत्म हो जाता है डीएस लगाने पर, है ना। तो नीचे का हिस्सा खत्म, अब केवल हमें ऊपर ऊपर की संख्या का डीएस लिखना है क्योंकि हमने ऊपर 8 का गुणा कर लिया। अब इसका डीएस देखो जरा, 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 5 27, 27 का डीएस हो गया 9। अब आगे का डीएस आप चाहो तो लिखो और चाहो तो ना लिखो, क्योंकि 9 में किसी भी संख्या का अगर आप गुणा करोगे तो उसकी संख्या के अंकों का योग 9 से कटने वाली ही होगी, यानी जो आंसर मिलेगा ना इस सवाल का आपको, उसका डीएस आपके पास क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 6 2 8 नहीं हो सकता, 6 4 10 1 नहीं हो सकता, 6 1 7 नहीं हो सकता, 6 3 9, यही आपका उत्तर। यानी कि 1331 से कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे 1331 से 63 बार, कितनी बार कटता, 63 बार कटता, ठीक है। भाई साहब क्लियर है बात, तो फिर लो अगला सवाल अगर क्लियर है तो। चलिए जी बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आनंद के पास 1617 रुपए हैं, उन्होंने इसे अपने बेटे अनिल और अशोक में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा गया, ठीक है। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो आनंद ने अनिल को कितनी राशि दी, अनिल मतलब बड़े वाले को, ठीक है, बड़े वाले को कितने, मतलब पहले वाले को कितनी राशि दी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ऐसे सवालों का बड़ा अच्छा तरीका होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कोई चीज अगर 10 की है तो उस पर एक इंटरेस्ट मिलकर वो 1 साल के बाद 11/10 हो जाएगी, 1 साल के। और इन दोनों के समय का अंतर भी हमारे पास क्या था, एक ही है, तो 11/10 की पावर यही बना रहेगा हमारे पास 11/10, करेक्ट। पहले वाला व्यक्ति था अनिल, अनिल AN, और दूसरे वाला व्यक्ति था अशोक, तो जो दोनों की धनराशि होगी वो 11 और 10 के रेशियो में ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा क्योंकि समय का अंतर एक ही है। तरीका तो पता है ना, नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे सवाल का सर तरीका नहीं पता है, एक बार ऐसा सवाल पूरा इस ढंग से बता दीजिएगा और 2-3 सवालों को और इसमें ऐड कर लीजिएगा अगर इसका तरीका नहीं पता है इतने शॉर्ट ढंग से करने का, तो पता है तो अच्छी बात है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये पूछा ना अनिल को कितनी राशि मिली, तो अनिल को जो राशि मिली होगी वो 11 से कटने वाली संख्या होगी, और यहाँ पर अशोक को जो राशि मिली होगी वो 10 से कटने वाली संख्या होगी, तो दोनों का मान मिलकर 21 हो गया। 21 का मान ही 1617 रुपए के बराबर है। आप चाहो तो 21 का मान 1617 के बराबर करके 1 यूनिट का मान निकालो, फिर 11 यूनिट का मान निकालो,
या फिर ये देख लो कि अनिल को मिलने वाली राशि जो है वो 11 से कटने वाली संख्या बनेगी। तो 11 से कटने वाली संख्या अगर देखें तो 7 6 13, ये नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, या तो ये बनेगी, और 8 7 15 4, या तो ये बनेगी। अच्छा, इकाई में 0 आने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम 21 से इसको काटेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो आखिरी में आएगी, 0 तो नहीं आ सकता। और जब 0 नहीं आएगा इकाई में तो उसका 11 पे गुणा करने पे लास्ट में 0 नहीं बनेगा, तो ये भी खत्म है। यही आपका 100% श्योर शॉर्ट आंसर है, गारंटी के साथ। चाहो तो गुणा करके देख लो, चाहो तो भाग करके देख लो। तो अनिल को मिलने वाली राशि जो होगी वो कितनी होनी चाहिए? 847 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन सवालों का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो बता देना कि 2 4 5 सवालों के एक अच्छे कलेक्शन के साथ मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो कर दूंगा, ताकि ऐसे सवालों को भी आप जल्दी करना सीखो। ये 2025 जून में पूछा गया सवाल है, जून में। ये अभी जो जून गया है, 5 जून से जो पेपर शुरू हुए थे 23 जून तक, उसमें ये सवाल था, है ना। कोई बहुत पुराना सवाल नहीं है, 1 महीना भी नहीं हुआ इस सवाल को। बताओ भाई, ट्रिगो का ये सवाल देखें, क्या उम्मीद है आपसे? आप क्या बताओगे इस प्रश्न के उत्तर को? जल्दी बताओ। बताओ दादा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी इसकी थ्योरी होती है। थ्योरी क्या मतलब? इसका एक फैक्ट होता है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फैक्ट और उस पर जो एप्लीकेशन होती है, अगर उनको सही से पढ़ा होगा तो ये भी एक फैक्ट ही होता है, जिस पर बहुत नॉर्मल वर्क करके आप चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या फैक्ट होता है मेरे प्यारे भाई, आप इस बात को सीख लो कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जो होता है, ये कॉट स्क्वायर ए, ये जो होता है, ये कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर अगर चर्चा करूं, तो मुझे इसका मान चाहिए ना। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? बोलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, बोलो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बोलो। अरे भाई, इसको आप एक ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉट ए माइनस कॉस ए लिख सकते हो, और बराबर में जो हमारे पास लिखा था उसको लिखा रहने दो कि कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, लिखा रहने दो इसको, तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अगर हम कॉट ए प्लस कॉस ए का मान निकालेंगे तो इसके बटे में माइनस वाला वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जगह पर ऊपर जो हमारे पास जैसे लिखा है, क्या, कॉट ए इंटू कॉस ए, ये लिखा रहने दो, है ना। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, और बटे में ये माइनस वाली वैल्यू, यानी कि कॉट ए माइनस कॉस ए लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है। इससे और इसके स्क्वायर से ये वैल्यू एक कट जाएगी, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो कॉट ए माइनस कॉस ए ऊपर हो जाएगा, और नीचे कॉट ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यही कह रहा था मैं। ठीक है, लिखवा दिया पर्ची में। ठीक है, रिजल्ट क्या याद रखना? ये वाला याद रखना। ये बहुत सारे ऐसे चीजें बन जाती है ना, जो सवालों को बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में सॉल्व करने में मदद करती है। चलिए ये पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक समस्या को हल करते समय सुहास ने गलती से एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% कम थी। ठीक है, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम है।
विभाजन के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था। यह मानते हुए कि इसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास के द्वारा प्राप्त भागफल क्या है, मतलब जो क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या है। ये बहुत गजब का सवाल है, एसएससी सीजीएल प्री का 2023 का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आपने लैंग्वेज पढ़ ली है ना। क्या करते समय, समस्या को हल करते समय भाग का क्वेश्चन है। एक ऐसी संख्या ली जो मूल संख्या से 10% कम थी। हमारे पास भाग करते समय यहां पर कोई संख्या होगी और दूसरी बार भाग करते समय जो यहां पर संख्या होगी वो पहली वाली से 10% कम होगी, ये सवाल में कहा गया। भाजक के रूप में उसने जो संख्या ली वो मूल भाजक से 20% कम है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। ध्यान से सुनना, 1/5। यानी अगर पहले वाला भाजक 5 के रेशियो में होगा तो दूसरे वाला भाजक सिर्फ 4 के रेशियो में हो जाएगा, क्योंकि 20% कम था। विभाजन के मूल प्रश्न का सही भागफल जो था वो 24 था। सही भागफल क्या था? 24 था। इसका जो सही भागफल होगा वो 24 होगा और शेषफल 0 था। ये जो संख्या आनी चाहिए 24 पंचे 120 आनी चाहिए, आप बोलोगे हाँ। लेकिन जो दूसरी वाली संख्या थी वो मूल संख्या से 10% कम थी, यानी 120 से 10% कम थी। तो 120 का 10% तो 12 होता है, तो 12 कम कर देंगे, यानी यहाँ पर जो संख्या होगी वो 108 होगी। अब 4 से अगर हम 108 को डिवाइड करेंगे तो 27 बार कटेगा 108, पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। यानी हमसे जो पूछा गया है तो सुहास के द्वारा प्राप्त भागफल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सुहास के द्वारा जो प्राप्त भागफल है जो उसने यहाँ पे किया वो कितना है? 27 होगा। 27 मतलब ये वाला आपका आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार जिसे कहते हो। और इसी ऐसे ही सवालों को तेजी से करने का आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं कहां कहां से क्वेश्चन आपके लिए उठा के लेके आता हूं। देखिए भाई, अगला सवाल बताओ दादा। सवाल क्या कह रहा है कि x प्लस वाई का मान 12 है और एक्स वाई का मान इतना है, तो x का मान क्या होगा? तो भाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और नीचे हमारे पास एक्स वाई आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है उसका अगर फॉर्मूला आप खोलोगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2xy होता है, और नीचे हमारे पास एक्स वाई दिया ही था। ये फॉर्मूला याद रखना था। एक्स प्लस वाई कितना है? 12 है। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 2xy यानी 12 घटाओगे और बटे में xy का मान रखोगे यानी 6 रखोगे, तो 144 में से 12 घटाने पर आपके पास आ जाएगा 132, और 132 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब बनेगा। अगला सवाल ये, चलो बताइए। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे, यानी कि देयर इज नो चेंज, देयर शुड बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ दैट सर्कुलर सिलेंडर। उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सुनो भाई, अब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकती, तो पाई को लेना ही नहीं, बात खत्म हो गई। अब हमारे पास आयतन हम किस रूप में देख पा रहे हैं? आर स्क्वायर एच। त्रिज्याएं बढ़ाई जाएंगी तो हाइट तो कम ही करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब त्रिज्या 2 बार बढ़ाई गई, 20%, 20%, 2 बार बढ़ाई जाएगी, तो 20%, 20% जब 2 बार वैल्यू बढ़ाई जाती है तो संयुक्त रूप से 44% बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? संयुक्त रूप से कितने परसेंट बढ़ जाती है? 44%। यानी कि 100 की चीज कितनी हो गई? 144 हो गई। तो हाइट कम करना है ताकि आयतन बराबर रहे, यानी 144 से हमें वापस किस पर आना पड़ेगा? 100 पर आना पड़ेगा, यानी 44 कम करना पड़ेगा ना 144 पर। अब ध्यान से सुनना, ये कितने परसेंट है यही आपको बताना है। बच्चों के तरीके सोचना और बच्चों के तरीके करना थोड़ा सा बंद करो। अब ध्यान से सुनो जरा। 4 से इसको काट लेता हूँ 11, 4 से इसको काट लूंगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 संग 24 हो जाएगा। ये ठीक, सुनना। 36 का मान 100 है तो 11 का मान पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना 36 से 100 को डिवाइड करके 11 का गुणा करोगे तभी तो निकलेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर हमने ये देखा कि 36 का मान अगर 100 है तो मैं 11 का मान निकाल लूं, काम बन जाएगा। ध्यान से सुनना, 4 9 में 36, 4 से इसको काट दोगे 25, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और कितना बचेगा? 7। ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान। 2 सही 7/9।
अब हमें 11 यूनिट का मान चाहिए, है ना, 11 यूनिट का ही तो मान चाहिए था, 11 यूनिट का। तो देखो जरा 11 यूनिट का मान, 11 दूनी 22, सीधे सीधे हो गया, 11 सत्ते 77/9, 77/9 का मतलब 9 अट्ठे 72, और 5 बचेगा 5/9, यानी 22 + 8 सही 5/9 जितना होगा वही इसका आंसर होगा। 22 + 8 सही 5/9 का मतलब हो गया 22 8 30 सही 5/9, ये इतने में कम करना पड़ेगा। 30 सही 5/9 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। कौन सा सही जवाब है? 30 सही 5/9। क्लियर है बात? कैलकुलेशन के, अब जैसे ऐसे सवालों में अक्सर बच्चा क्या होता है, कैलकुलेशन में फंसता है, वो 1100/36 करेगा। कई बच्चों को 36 का पहाड़ा याद है, कई को नहीं याद है, ये अलग की बातें होती है। मैं सिर्फ सिंपल सी इतनी तो बात किया था कि अगर आपको 36 से 100 को डिवाइड करना था, तो मैं यही तो कह रहा था ना कि 36 का मान 100 है, 1 यूनिट का मान मैंने निकाल लिया, 2 सही 7/9, ये थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर 11 का गुणा करना था, 11 का गुणा कर लिया आसानी से, ये थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा। और बहुत जगह इसकी आप औपचारिकता के रूप में इसको मत देखो, बहुत जगह इसकी बड़ा यूज होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये बताइए अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर, ठीक, चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ठीक, तो उस चाप के संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है और ये ऐसे दिया है, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 48 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ द आर्क है, यानी कि ये हिस्सा जो है ये वाला, ये 15 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल मतलब सॉरी, ये एंगल नहीं, इस भाग का जो एरिया बनेगा वो एरिया निकालो। इसका जो एरिया होगा त्रिज्य खंड का क्या होगा, 1/2 रेडियस इंटू चाप की लंबाई, ठीक, 1/2 रेडियस कितनी है 48 है, और चाप की लंबाई कितनी थी 15 थी, तो 48 को 2 से भाग करोगे 24, 24 गुणे 15 करोगे तो 360 आ जाएगा। इसमें यूनिट दी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर। अरे दो, अच्छा ये मीटर में है, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, CHSL प्री 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये देखो, तीन बटे सात मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन 12% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और 20% मतदाता बी को अपने वोट देने के वादे से मुकर गए, और ए 234 वोट से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? आई कार टेक्नीशियन 2023 का क्वेश्चन। अब सुनिए, ये सवाल हमें बिहार की राजनीति से प्रेरित लगता है कि आखिरी तक वोटर ही बोलता है कि जो है हम इसको वोट देंगे, हम इसको वोट देंगे, लेकिन आखिरी में क्या होता है, कुछ परसेंट वोटर किसी और के पास चला जाता है। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों होता है और ये सवाल कैसे होगा, सुनो। 3/7 का एक बात तो सिंपल सा मतलब हो गया कि टोटल वोटर की संख्या 7 के रेशियो में होगी, जिसमें 3 ने ए को वोट देने का वादा किया होगा। मैं टोटल वोटर की संख्या को 7 से कटने वाली संख्या 700 मान लेता हूं, यानी आप पहले तो ये चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 7 से कटेगा, वो आपका जवाब हो जाएगा अगर आप 7 का टेबल पढ़ के काम कर पाते हो। 7 दूनी 14, ये तो 7 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 5 55, 7 सत्ते 49, 6 7 अट्ठे 56, 6, ये भी 7 से नहीं कटेगा। सर अगर 3 ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे तो एक ही आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा पहली बात। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सॉल्व कैसे होगा इस बात को, इसमें क्या टेक्निकलिटी है, तो उसको देखो। मैंने 7 से कटने वाली संख्या 700 मान लिया कि हमारा टोटल वोटर है, ये हमारा क्या है, टोटल वोटर है। ठीक, अब 2 लोग थे ए और बी, ध्यान से सुनिएगा। इस 700 का 3/7 निकालोगे तो 300 आएगा। 300 लोगों ने ये वादा किया था कि ए भाई को मैं तुझे ही वोट दूंगा, तो बच्चे 400 लोगों ने वादा किया होगा बी को कि मैं तुझे वोट दूंगा, बोले ठीक। बट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हुआ क्या, हुआ ये कि ए को वोट देने वाले 12% मतदाताओं ने इसको वोट नहीं दिया। तो अगर इसको वोट नहीं दिया और सिर्फ 2 ही लोग थे, तो उनका वोट किसकी तरफ गया होगा? अगर ये सवाल में नहीं कहा गया कि वो अमान्य हो गए, तो बी को गया होगा। मतलब इसका जो 12% वोटर था, इसका 12% 36, उन्होंने इसको वोट दिया नहीं, तो किसको वोट दे दिया होगा? 36, यानी इसको वोट दे दिया होगा। आप बोलोगे यस सर, मैंने कहा वेरी गुड। बी को
20% लोगों ने वोट देने से वादे से मुकरे, तो इसका 400 का 20% क्या होगा, 80। वो कह रहे थे हम वोट तो देंगे लेकिन दिए नहीं, 80 लोग इससे कम होगा और वो 80 इसमें जुड़ जाएंगे आके। 80 प्लस 36 का जो अंतर होगा 44 होगा, यहाँ 80 बड़ा है तो 300 में जुड़ेगा, यानी ए को टोटल वोट कितने मिले, 344। 80 और 36 का अंतर 44 होगा, माइनस साइन के साथ 400 में 44 घटा दोगे, बी को टोटल फाइनल वोट कितने मिले, 356। इसको 344 वोट मिले, इसको 356 वोट मिले, इसके बावजूद बी जीत गया। कितने वोट से जीता, 344 और 356 का अंतर हो गया 12, यानी 12 यूनिट वोट से जीत रहा है ए बी, 12 यूनिट वोट से। और सवाल के हिसाब से कितने से जीत रहा था, सवाल के हिसाब से जीत रहा था 234 से, 12 यूनिट का मान हो गया 234। एक यूनिट का काम मान कितना होगा, 12 एकम 12, यहां से बचेगा 9, 9 ही बचेगा ना, 94 हो गया। नहीं 9 क्यों बचेगा, 11 बचेगा, 12 9 में 108 हो गया, 114 और 108 के बीच का अंतर 6, तो 12 पंचे 60, यानी एक यूनिट का मान 19.5। तो अब टोटल वोटर की संख्या अगर 700 मानी है तो 700 गुणे 19.5 या 19 से 1/2, 19 का गुणा 700 में करेंगे, 19 सत्ते 153, 15,300 सीधे सीधे हो गया, और 700 का आधा और यानी 350 और हो गया, तो 15,300 प्लस 350, तो 19 सत्ते 153 ने 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 यानी 13,300 ये हुआ, और इसका आधा यानी 350 और हो गया, तो 13,300 प्लस 350 को जोड़ोगे तो 13,650 ही आएगा। ये सवाल होगा तो ऐसे पूरा अगर करोगे। क्लियर है बात, नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ पर जो टेक्निकलिटी है, जो चीज समझने वाली है, वो केवल इतनी समझने वाली है कि जो वोटर ने वोट देने के वादे से मुकरे, वो अपना वोट जिसको वादा किया था उसके पास से तो कम करेंगे, लेकिन दूसरे वाले के पास जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्योर राजनीति से ओत प्रोत सवाल था ये बताइए, पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये बार ग्राफ है, विभिन्न विद्युत घटकों की विफलता दर 1000 में दिखा रहा है। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा छोटा करके, दिख ही रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है। सवाल कह रहा है कि सिग्नल उपकरणों की तुलना में हाइब्रिड माइक्रो उपकरण की विफलता। सिग्नल उपकरण कहाँ है, ये वाले सिग्नल उपकरण है। हाइब्रिड माइक्रो उपकरण कहाँ है, हाइब्रिड माइक्रो उपकरण सबसे पहले वाले हैं, ये है। ठीक, तो सिग्नल उपकरणों की तुलना में हाइब्रिड माइक्रो सर्किट की विफलता दर कितने गुनी है। सिग्नल जो डिवाइस है वो 16 है विफलता दर, और हाइब्रिड माइक्रो सर्किट की जो विफलता की दर है वो 40 है। 16 का कितने गुना 40 होता है, तो आप बोलोगे 16 का 2.5 गुना 40 होता है, यानी ये इसका 2.5 गुना है। कितने गुना है, 2.5 गुना है। 2.5 गुना के लिए अपना शायद पहले ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 2.5 गुना, 2.5 गुना, हाँ नहीं दूसरा ऑप्शन आंसर होगा 2.5 गुना, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक हायर सेकेंडरी लेवल 2024 का क्वेश्चन है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। अगला सवाल देखिए। एक पंसारी के पास 45 किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम चीनी है, उसे इसमें 34 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चीनी मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 38 हो जाए। देखो जो उसके पास पहले वाली चीनी थी वो 45 रुपए के हिसाब से थी, और 45 रुपए के हिसाब से जो चीनी थी उसकी वजन जो था वो 15 केजी था। अब इसमें उसने जो चीनी मिलाई है उसकी कीमत है 34.5 रुपए पर केजी। कितनी चीनी मिलाई है ये बताना है, और जब ये दोनों मिला दिए गए तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बना, उस मिश्रण का जो मूल्य बना वो सिर्फ 38 रुपए ही बना। तो रेशियो ले लो फटाफट से, इनके बीच का अंतर हो गया 7 और इसके बीच का अंतर हो गया हमारे पास कितना, 3.5। कितना हो गया, 3.5। तो 3.5 और 7 का अगर रेशियो निकालोगे तो 1:2 आ जाएगा। एक यूनिट का मान अगर 15 केजी है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 30 केजी होगा, यानी 30 केजी शक्कर उसने मिलाई होगी। कितने केजी, 30 केजी शक्कर को मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब होगा। रहा अगला सवाल, ये बताइए, एज का क्वेश्चन है, कौन बच्चा कल पाएगा। एएलपी टीयर 2 2019 का क्वेश्चन है, आफ्टरनून शिफ्ट का। चलिए बताइए आंसर क्या होना चाहिए, बोलो जी। 5
पहले x की आयु y की आयु से 3 गुने थी, 5 साल पहले x की एज y की एज का 3 गुना थी, ठीक है। और 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, आज से 10 वर्ष बाद, ठीक है। x की वर्तमान आयु क्या होगी? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये बोला गया कि x की आयु y की आयु से 3 गुना थी, लेकिन कब? 5 साल पहले। x की वर्तमान आयु जो भी होगी, बहुत ध्यान से सुनना है, x की वर्तमान आयु जो भी होगी, अगर हम उसमें 5 साल पहले घटाएं तो वो किसी ना किसी संख्या का 3 गुना होनी चाहिए, क्योंकि y की आयु का 3 गुना है तो किसी ना किसी का 3 गुना होनी चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल होनी चाहिए x की आयु। ऑप्शन देखिए 40 है, 40 में 5 घटाओगे 35 आएगा। क्या ये 3 से कटने वाली संख्या बन रही? नहीं, खत्म हो गया, ये आंसर नहीं है। 30 में 5 घटाओगे 25, 3 से कट रहा नहीं। 60 में 5 घटाओगे 55, 3 से कट रहा नहीं। 50 में 5 घटाओगे 45, 3 से कट रहा। यस, यही आपका आंसर। क्लियर हो गई बात? तो x की वर्तमान आयु क्या बनेगी? 50 बनेगी। और ऐसे ही ये सवाल करने भी होते हैं, ठीक है भाई। ये आपके रेलवे का ALP का कंप्लीट बैच है, जो कि सिर्फ 149 रुपए में है, जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस मैथमेटिक्स मिलेगी। जो बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट बैच है। आप पूरा कोर्स पढ़िए, पूरा कोर्स पढ़ने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या नहीं हुआ तो आपकी पूरी फीस वापस कर दूंगा। ये मेरा इस बैच का नियम है, 100% सिलेक्शन या फी रिफंड। और ये सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये आपका बैच है, और 10 जुलाई से बैच शुरू हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों का बैच है। इसकी कीमत अब 199 रुपए हो गई। तो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग भर्ती की, वो आप गारंटी के साथ अर्थमेटिक और एडवांस पूरा का पूरा टारगेट बैच, पूरा का पूरा, ये दोनों टारगेट बैच है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि पढ़ने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो पूरी की पूरी फीस मैं वापस कर दूंगा, पूरी की पूरी। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए दोनों बैचेस के लिए या कुछ भी चाहिए तो ये हमारे सपोर्ट का नंबर है, इस पे आप मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नंबर, ठीक। और जिन बच्चों ने कहीं और बैच ले रखा है, जिनको ये लगता है कि भाई मेरे पास इनका बैच है अब हम क्यों लेंगे, तो उनके लिए इसमें भी ये जो आपके पास कीमत है इसमें भी 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, इसमें भी 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास बैच है, कहीं पे भी एनरोल्ड हो, मेरे के अलावा कहीं पे भी एनरोल्ड हो, तो इसमें भी 20% का और डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।